Hi everyone. Today we have to discuss about types of pendulum. जैसे कि हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल में पढ़ा है, आज हमें कुछ अनदर टाइप्स, दूसरे टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले आता है हमारा लार्ज सिंपल पेंडुलम। क्या है ये लार्ज सिंपल पेंडुलम? मतलब ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ अर्थ के रेडियस के साथ कंपेरेबल होगी। लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ द अर्थ, देन दिस सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड एज लार्ज सिंपल पेंडुलम। लार्ज सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम है 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन G in bracket 1 by L plus 1 by R। यहाँ पे आपको all quantities are very well known to you, जैसे कि G for acceleration due to gravity, L for length of the simple pendulum, R for the radius of the earth। जब length of the simple pendulum comparable होगी तब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट ऐसी गिवन है कि अगर ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द आर, रेडियस ऑफ द अर्थ, एट दैट टाइम वी गेट ये जो 1 बाय एल है और ये जो 1 बाय आर है, आर इज मच ग्रेटर देन द लेंथ, हेंस 1 बाय आर कैन बी निग्लेक्टेड। 1 बाय आर को हम निग्लेक्ट करेंगे, एल स्मॉल होने की वजह से यहां पे 1 बाय एल रहेगा। नाउ वी गेट टी इक्वल्स टू, यहां पे 1 बाय आर को निग्लेक्ट करो तो टी इक्वल्स टू वी गेट 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन जी इन ब्रैकेट, क्या बाकी रहेगा? सिर्फ 1 बाय एल, क्योंकि 1 बाय आर कैन बी निग्लेक्टेड बिकॉज आर इज मच ग्रेटर। Therefore t equals to 2 pi, we get ये न्यूमरेटर में जाएगा, L बाय रहेगा G। मतलब ये पीरियोडिक टाइम हमारे सिंपल पेंडुलम का है जिसकी लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है। सेकेंड कंडीशन कि अगर यहां पे इसके अपोजिट हो गया, L is much greater than the radius of the earth, at that time अगर ऐसा है तो 1 बाय एल एंड 1 बाय आर दोनों में क्या रिलेशन रहेगा? तो L इज मच ग्रेटर, देयरफॉर 1 बाय एल यहां पे निग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या बाकी रह गया? 1 बाय आर। देयरफॉर अगर आप पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे तो 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन, अब क्या निग्लेक्ट हो गया वहां पे? 1 बाय एल निग्लेक्ट हो गया। 1 बाय एल अगर निग्लेक्ट हो गया है तो डिनोमिनेटर में G इन ब्रैकेट 1 बाय आर रह गया, तो T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ R बाय G। दिस इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस लार्ज सिंपल पेंडुलम। और हमने ग्रेविटेशन में इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, एट दैट टाइम हमें ये सेम फॉर्मूला वहां पे मिला था, पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और जिसकी वैल्यू हमने ऑब्टेन की थी 1.41 आवर्स या 84.6 मिनट हो जाते हैं इसके, या अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5076 सेकंड होते हैं। ये हो गया periodic time of large simple pendulum whose length is much greater than the radius of the earth। यहाँ पे कंडीशन नंबर थर्ड ऐसी है, अगर आपको सिंपल पेंडुलम की लेंथ रेडियस के इक्वल गिवन है, दैट मीन्स L की जगह पे अगर आप R पुट करेंगे तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन G इन ब्रैकेट 1 बाय R plus 1 by R। That means periodic time equals to 2 pi root of, sorry 1 है यहाँ पे, 1 upon G in bracket 2 by R। Therefore we get T equals to 2 pi root of
आर न्यूमरेटर में चला जाएगा, आर अपॉन 2g। ये नया फॉर्मूला पीरियोडिक टाइम का मिलेगा जिसमें लेंथ होगी सिंपल पेंडुलम के रेडियस के बराबर। अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी को सेपरेट किया इंटू 1 बाई रूट 2 को लिखा, तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है 1.41 आवर्स होती है अपॉन रूट 2, दैट मीन्स 1.41 अपॉन 1.414, दैट मीन्स ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 आवर मिलेगी। तो ये पीरियोडिक टाइम है सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाती है। ऐसे टाइप्स में हमने पहला टाइप कंप्लीट किया लार्ज सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ अर्थ के रेडियस से कंपेरेबल है। 3 फार्मूले आपके पास यहाँ पे है, दिस वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ये फार्मूले यूज करके आप डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर लार्ज पेंडुलम we have to discuss about the second type of pendulum, compound pendulum. Compound pendulum is also called as physical pendulum. क्या होता है ये कंपाउंड पेंडुलम, क्या होता है फिजिकल पेंडुलम? तो इसमें क्या करना है आपको, when a rigid body is suspended from a fixed rigid support and it performs the oscillatory motion, at that time this pendulum is called as compound pendulum. The body may be ring, the body may be disc, the body may be rod, any body. तो यहाँ पे ये बॉडी को हम सस्पेंड करेंगे और उसको ऑसिलेट करेंगे, तो ये मोशन जो होगी, ये मोशन यहाँ पे अब लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगी, ये एंगुलर एसएचएम हो जाएगी कंपाउंड पेंडुलम की। देखो फॉर दैट पर्पज वी हैव टेकन अ बॉडी, एक रिजिड बॉडी हमने यहाँ पे ली है। रिजिड बॉडी को हमने यहाँ पे पॉइंट O से सस्पेंड किया है। ये C पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास में और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो O है इसमें डिस्टेंस हमने लिया है L, एंड यहाँ पे ये बॉडी को हमने उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद समझो ये रिजिड बॉडी की पोजीशन ऐसी हो गई। ऐसे होने से यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास आ गया है, ये पॉइंट O है, ये जो डिस्टेंस है जिसको आप L बोलते हैं, ये L डिस्टेंस है। तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg। नाउ this mg can be resolved into 2 components. इधर का कंपोनेंट देखो, वर्टिकल पोजीशन के साथ ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा थीटा, दैट्स व्हाई ये कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा एंड ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द एट द पॉइंट O, टॉर्क एक्टिंग एट पॉइंट O, मतलब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे टॉर्क क्या एक्ट हो रहा है। तो आपको मालूम है टॉर्क इज नथिंग बट द क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है इंटू पॉइंट O से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है L है। यहाँ पे मैं निगेटिव साइन दे रहा हूं। व्हाट डज इट इंडिकेट हियर, ये इंडिकेट कर रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू वी गेट माइनस mgl इंटू साइन थीटा। बट यहां पे जो थीटा है इट इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो यहां पे वी कैन राइट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, therefore torque is equals to minus mgl into theta। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला मिला है। रोटेशनल मोशन में हमें मालूम है टॉर्क इज नथिंग बट द I अल्फा, जैसे कि लीनियर मोशन में होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे रोटेशनल मोशन में टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। तो टॉर्क की जगह पे हमने I अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन,
आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस mgl into theta. Therefore, alpha is equals to minus mgl upon I into theta. ये जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे कि लीनियर मोशन में हमने यही डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्टेन किया था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें मिला था कि लीनियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। यहां पे हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था, ओमेगा स्क्वायर इज द कांस्टेंट। सिमिलरली यहां पे ये ओमेगा स्क्वायर है। यहां पे हमने जो फार्मूला, या आप इसको एक बार ऐसे लिखो, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, देयरफॉर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली थी k बाय एम, और यहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है mgl बाय आई। तो ओमेगा इक्वल्स टू वी गेट रूट ऑफ क्या आएगा, mgl बाय आई। अब इसमें क्या क्या क्वांटिटीज है, m फॉर मास ऑफ द रिजिड बॉडी होता है, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L फॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास है, जिसको बाद में मैं लिखने वाला हूं, एंड I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो पहले हम पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, T इक्वल्स टू वी गेट क्या आएगा, T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट मीन्स T इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, वी गेट I अपॉन क्या होगा mgl। यहाँ पे जो क्वांटिटीज है उसमें फिर से एक बार मैं बताता हूं, m फॉर मास ऑफ द रिजिड बॉडी है, जो बॉडी आपने सस्पेंड की है, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, इसमें का डिस्टेंस है, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I का फॉर्मूला मतलब IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट O इज इक्वल्स टू, ये IC हुआ, moment of inertia of the rigid body about an axis passing through center of mass plus mh square, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ये दो एक्सिस में डिस्टेंस जो आता है, जो कि यल है यहाँ पे। तो ये पीरियोडिक टाइम की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू अगर पीरियोडिक टाइम में पुट करेंगे तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट ऑफ क्या होगा आई की जगह पे, जिसकी जगह पे हम लिख सकते हैं IC प्लस mh स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रहेगा mgl। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक स्टेप मॉडिफाई करके लिखेंगे, IC को आप वैल्यू नोन होती है, जैसे रिंग के लिए अगर ये बॉडी रिंग है तो mr स्क्वायर आएगा, डिस्क है mr स्क्वायर बाय 2 आएगा, रॉड है ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। ऐसे डिफरेंट बॉडीज के लिए, स्फीयर के लिए आपको मालूम है सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर होता है, हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, या आप सीधा सीधा mk स्क्वायर लिखो, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू सबकी सेंट्रल एक्सिस पे मालूम है आपको, प्लस h मतलब डिस्टेंस है दो पैरेलल एक्सिस में, वो यहाँ पे l है, ml स्क्वायर बाय यहाँ पे आएगा mgl। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पीरियोडिक टाइम का यहाँ पे पीरियोडिक टाइम मिलेगा, जो कि किसका होगा, कंपाउंड पेंडुलम, जिसको आप फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं, जिसमें हमने एक हेवी बॉडी को, रिजिड बॉडी को पॉइंट यहां से सस्पेंड किया है रिजिड सपोर्ट से, एंड बाद में उसको ऑसिलेट किया है, तो ये उसका पीरियोडिक टाइम हो गया। इसके बाद थर्ड टाइप जो कि हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड्स पेंडुलम होता है। क्या है सेकेंड्स पेंडुलम? ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम। तो ये 3 टाइप्स हो गए। पहला टाइप था हमारा लार्ज सिंपल पेंडुलम, सेकेंड टाइप था हमारा कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम, एंड थर्ड टाइप था सेकेंड्स पेंडुलम, जिसको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, एंड फोर्थ टाइप है स्प्रिंग पेंडुलम, जिसको हम इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, टाइप्स ऑफ सिंपल पेंडुलम में या टाइप्स ऑफ पेंडुलम में नंबर 4 पे आ गए, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम के पहले हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग सिस्टम के बारे में। क्या होती है स्प्रिंग सिस्टम? जैसे कि आपने एक स्प्रिंग को लिया है, स्प्रिंग को रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया, उसको मास अटैच कर दिया m। जब मास m अटैच किया तो यहां पे अगर उसको स्ट्रेच करेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन ऐसे अप एंड डाउन परफॉर्म करेगा। k इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपको मालूम है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx होता है। यहां पे ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर आप लिखेंगे या मैग्नीट्यूड लेंगे तो वी गेट F बाय x रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसका SI सिस्टम में यूनिट न्यूटन पर मीटर आता है। के आपको स्प्रिंग का सॉफ्टनेस या स्प्रिंग का स्टिफनेस मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब के मेजर्स द स्विफ्टनेस और द सॉफ्टनेस और स्टिफनेस। जब के की वैल्यू लार्जर होगी इसका मीनिंग हुआ कि स्प्रिंग स्टिफर है, के की वैल्यू अगर स्मॉलर है तो इसका मीनिंग हो गया कि स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है। अब यहां से हमें और एक रिलेशन मिलता है कि के जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। मतलब जितनी स्प्रिंग की लेंथ है उसको के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो के किस पे ऊपर डिपेंड करता है? तो के डिपेंड्स अपॉन लेंथ, के डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्प्रिंग एंड के डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ये तीन फैक्टर पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, रेडियस ऑफ द स्प्रिंग एंड मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी स्प्रिंग की, अब सेम मटेरियल की अगर आप स्मॉलर स्प्रिंग लेंगे तो इसके के की वैल्यू लार्जर होगी, इसके के की वैल्यू स्मॉलर होगी। देखो दोनों स्प्रिंग की रेडियस सेम है, दोनों स्प्रिंग का मटेरियल सेम है, लेकिन लेंथ डिफरेंट होने की वजह से के की वैल्यू डिफरेंट है। तो स्मॉलर जो स्प्रिंग होगी वो स्टिफर होगी, मतलब के की वैल्यू लार्ज होगी। तो यहां पे अगर ये लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन वाला ग्राफ अगर आप निकालेंगे तो वी गेट यहां पे के का ग्राफ एल के साथ ऐसे होता है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे आप लेंथ इंक्रीज करेंगे उसके के की वैल्यू स्टिफनेस जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। फिर एक स्प्रिंग आपको गिवन है और स्प्रिंग की लेंथ जो है वो यहां पे एल गिवन है, और हमने उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। जैसे कि यहां पे एक स्प्रिंग थी लार्जर स्प्रिंग जिसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब K1 है। दूसरा एक स्मॉलर पार्ट है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो जाएगा। ये जो लेंथ है इसकी L1 है, इसकी लेंथ L समझो, इसकी लेंथ L2 है। हमने स्प्लिट ऐसे किया सच दैट L1 is equals to n टाइम्स ऑफ L2, मतलब ट्वाइस होगी, थ्राइस होगी, हाफ होगी, कुछ तो भी रिलेशन आएगा। n की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, हाफ कुछ भी हो सकती है। तो L1 इक्वल्स टू n टाइम्स L2 है। तो अगर आपको निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ लेंथ L1, ऑफ लेंथ L1 जो कि लार्जर पीस है, तो लार्जर पीस का लार्जर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 लिया है। K1 इक्वल्स टू K मतलब ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन n। ये n फॉर जो भी टाइम्स होगा, ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, जो भी होगा, हाफ टाइम्स होगा, जो भी होगा वो वैल्यू पुट करना है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको लार्जर लेंथ के लिए मिलेगा क्योंकि L1 इज लार्जर देन L2, क्योंकि L1 n टाइम्स ऑफ L2 है। अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ लेंथ L2 जिसकी लेंथ L2 है मतलब स्मॉलर पीस है, तो उसके लिए
K2 इज इक्वल्स टू n+1 इंटू K, मतलब K2 का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो ये कौन से पीस का है? तो ये है स्मॉल पीस का, जिसकी लेंथ स्मॉलर है वो स्प्रिंग का ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। फिर अगर आप यहां पे K1 अपॉन K2 का रेशो लेंगे तो रेशो हो जाएगा 1/n, क्योंकि n+1 K यहाँ पे कैंसिल होगा तो 1/n रहेगा। तो ये है स्प्रिंग के बारे में। फिर से एक बार, हमने स्प्रिंग को सस्पेंड किया है जिसको मास m अटैच किया है, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे -kx। तो इसको हम, अगर आप स्प्रिंग को सस्पेंड किया है, इसका इलॉन्गेशन समझो यहाँ पे x0, ये मास अटैच करने की वजह से हुआ है, तो F इज इक्वल्स टू यहाँ पे x0 पुट करो, तो F मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -kx, या मैग्नीट्यूड लेंगे तो kx0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे m/k जो रेशो है इज इक्वल्स टू x0 अपॉन एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये पीरियोडिक टाइम में हम आगे यूज करने वाले हैं। तो यहां पे ये सब क्वांटिटीज आ गई है। फिर हमें ओमेगा के बारे में मालूम है। ओमेगा इक्वल्स टू हो जाता है √k/m। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, m फॉर मास विच इज सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग। तो जब ये स्प्रिंग पेंडुलम, मतलब ऐसा पेंडुलम यहां पे ऑसिलेट होगा, तो उसके पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या है? T इक्वल्स टू 2π√m/k, m फॉर मास सस्पेंडेड, k फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमें क्या मिला था? T इक्वल्स टू 2π√L/g। वैसे स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला T इक्वल्स टू 2π√m/k है। तो यहां पे स्प्रिंग को हम मासलेस कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपको स्प्रिंग का भी मास गिवन है, जैसे सस्पेंडेड मास m है और स्प्रिंग का मास कैपिटल M गिवन है, अब आपको पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये जो इफेक्टिव मास होगा उसकी वैल्यू हो जाती है ये सस्पेंडेड मास प्लस स्प्रिंग का जो मास है उसका 1/3 मास आपको ऐड करना होता है। देयरफॉर स्प्रिंग का मास अगर गिवन है तो पीरियोडिक टाइम हो जाएगा 2π मास, लेकिन कौन सा मास अभी? इफेक्टिव अपॉन k। ये फॉर्मूला यहां पे आएगा। तो लेंथ के साथ k का रिलेशन इनवर्स होता है। एक स्प्रिंग को अगर आप दो पीसेस में स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे लार्जर स्प्रिंग, जो लेंथ लार्जर है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 का फॉर्मूला, जो स्मॉलर पीस है उसका फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का, दोनों का रेशो, और ये है पीरियोडिक टाइम ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं है। मतलब जब सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एट दैट टाइम सैटेलाइट में हम सिंपल पेंडुलम वाली क्लॉक यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सिंपल पेंडुलम जो होता है, क्लॉक पेंडुलम जो होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे उसका पीरियोडिक टाइम डिपेंड करता है। लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई ये क्लॉक हम सैटेलाइट में यूज करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द करेक्ट टाइम। फिर यहाँ पे जो मास अटैच किया था स्प्रिंग को, स्प्रिंग मासलेस है, मासलेस स्प्रिंग होने की वजह से ये फॉर्मूला है। लेकिन स्प्रिंग का अगर मास आपको गिवन है तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आफ्टर दिस पॉइंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्प्रिंग पेंडुलम। इसके कुछ और पॉइंट्स है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग पेंडुलम में और एक कंसेप्ट आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे दो ब्लॉक्स लिए हैं, M1 एंड अनदर ब्लॉक M2, जिसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच किया है, और ये दोनों भी यहाँ पे स्ट्रेच करने के बाद रिलीज कर दिए तो ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे आपको मालूम है पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। तो हमें यहाँ पे भी फॉर्मूला मिलेगा 2π√m/k। लेकिन ये जो मास होगा यहाँ पे रिड्यूस मास होगा। क्या है रिड्यूस मास की कंसेप्ट? 1/reduced mass is equals to 1/m1 plus 1/m2. Therefore 1
अपॉन mr इज इक्वल्स टू वी गेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे m1 प्लस m2 अपॉन m1 into m2. That means reduced mass is equals to m1 m2 upon m1 plus m2. Therefore periodic time is equals to 2 pi root of reduced mass. क्या है reduced mass? m1 m2 upon m1 plus m2 into k की वैल्यू. k is the spring constant. ये फार्मूला हमें जब ये दो ब्लॉक एक स्प्रिंग को ऐसे अटैच होंगे तो रिड्यूस मास यूज करके हम पीरियोडिक टाइम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हमने एक स्प्रिंग ली है जिसको रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया, मास m अटैच किया. अब ये वर्टिकल है. वही पेंडुलम हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा है और यहाँ पे ब्लॉक को पुल कर दिया जिसका मास m है, या यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया तो ये अप एंड डाउन ऑसिलेटर इमोशन हो गई एंड ये टू एंड फ्रो हो गई. तो वर्टिकल प्लेन में ये स्प्रिंग पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑसिलेट हो रहा है. फिर भी दोनों भी केसेस में पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ m बाय k ही मिलता है. मतलब यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दोनों भी केसेस में यहाँ पे हमें पीरियोडिक टाइम सेम मिलता है. मतलब ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. या अगर आप उसको इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे ऐसे तो भी ये जो पेंडुलम है इसका पीरियोडिक टाइम आपको सेम ही मिलने वाला है. मतलब ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. फिर दो स्प्रिंग्स आपको गिवन है, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम. तो इसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि ऐसे एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे एक रिजिड सपोर्ट है. रिजिड सपोर्ट से हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है. दूसरी एक स्प्रिंग यहां पे अटैच कर दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और फ्री एंड को हमने मास अटैच किया है m. तो ये पोजीशन वर्टिकल भी हो सकती है या पोजीशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. तो यहाँ पे ये पहली स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, अनदर स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ब्लॉक अटैच कर दिया मास m का. तो दोनों भी जो है इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं. तो ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट होगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन पीरियोडिक टाइम दोनों का सेम रहेगा. मतलब वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन में पीरियोडिक टाइम सेम होता है. तो पीरियोडिक टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला होगा T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k. लेकिन यहाँ पे k इफेक्टिव होगा क्योंकि ये दो स्प्रिंग सीरीज में हमने अटैच की है. तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ k कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन विच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम यहां पे 1 बाय k ये इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2. Therefore 1 by k effective is equals to cross multiplication k2 plus k1 upon k1 k2. That means k effective is equals to k1 k2 upon, we can write k1 plus k2. Therefore periodic time 2 pi root of m by k. क्या है k की इफेक्टिव वैल्यू? k1 k2 अपॉन, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा k1 प्लस k2 हो जाएगा. तो ये पीरियोडिक टाइम स्प्रिंग पेंडुलम का है जिसमें दो स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में है. अब दो की जगह पे आपको n स्प्रिंग्स गिवन है और n स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k1 k2 अप टू kn गिवन है. तो इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? तो 1 बाय k इज इक्वल्स टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस एंड सो ऑन. तो वी गेट यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगी. ये जो कॉम्बिनेशन है ये कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाते हैं
दो स्प्रिंग अगर आपने पैरेलल अटैच कर दी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है? देखो यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से हमने वी हैव अटैच स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, अनदर स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2 and mass M is attached. This combination is parallel combination. Or here it is the rigid support, spring of spring constant K1, mass M is attached, then another spring of spring constant K2. This combination is also called as parallel combination. तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसा हो सकता है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? देखो ये स्प्रिंग है और यहां पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2 है एंड मास M, इसको ऐसे ऑसिलेट करो, ये कैसे अरेंजमेंट होगी? स्प्रिंग मास स्प्रिंग, फिर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 मास M, ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और यहां पे इफेक्टिव वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की होती है K1 प्लस K2 एंड देयरफॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम विल बी 2 पाई रूट ऑफ m by k। कौन सी वैल्यू? इफेक्टिव, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m by K1 प्लस K2। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ऐसे पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तक हमने स्प्रिंग्स पे डिफरेंट पेंडुलम्स के पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट किए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम होता है। तो ये ऐसे हम डिफरेंट फॉर्मूले पीरियोडिक टाइम के फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम 2 पाई रूट ऑफ m by k, तो periodic time is directly proportional to square root of mass and periodic time is inversely proportional to square root of x restoring spring constant। तो जितना मास ज्यादा होगा उतना पीरियोडिक टाइम ज्यादा होगा। पीरियोडिक टाइम ज्यादा है मतलब ये जो स्प्रिंग पेंडुलम है वो स्लो ऑसिलेट हो रहा है। नेक्स्ट वन, मास अगर कम है तो यहां पे पीरियोडिक टाइम भी कम होगा और ये स्प्रिंग पेंडुलम फास्ट ऑसिलेट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ रिलेशन। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो पीरियोडिक टाइम ज्यादा होगा, मतलब सॉफ्ट अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम पीरियोडिक टाइम ज्यादा, मतलब ये स्लो मूव होगा। अगर आप स्टिफर स्प्रिंग लेंगे मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने की वजह से पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा, मतलब पेंडुलम फास्ट ऑसिलेट होगा, ये स्प्रिंग पेंडुलम की स्पीड ज्यादा होगी। तो ऐसे रिलेशंस यहाँ पे हमने ऑब्टेन किए हैं। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम के बारे में पढ़ा है जिसमें 4 टाइप्स हमने कंप्लीट किए हैं। ओके, थैंक यू।